हेलो एंड वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। मैं अमूल चेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियंट एकेडमी के इस नए वीडियो में। द ओनली वे टू अचीव द इम्पॉसिबल इज टू बिलीव इट इज पॉसिबल। कोई चीज तभी पॉसिबल लगेगी जब हम पहले उसको वो पॉसिबल है ये सोचेंगे, ये समझेंगे। तो हमने जो बीड़ा उठाया है कि अगले 6 महीने में इंग्लिश की वोकैबुलरी की लेवल बहुत अच्छी करनी है। शायद ये पहले इम्पॉसिबल सा लगता हो, पर अभी बहुत जल्द ये एक पॉसिबिलिटी में बदलने वाला है। आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। आज हम एडिटोरियल पहले पढ़ेंगे और फिर वोकैबुलरी पे जाएंगे। एंड एट द एंड वी हैव सम क्वेश्चंस ऑन फ्रेज सब्स्टिट्यूशन। तो ये वीडियो आखिरी तक देखना है ताकि फ्रेज सब्स्टिट्यूशन के नए टाइप के जो क्वेश्चंस है वो भी आपको आ जाए। तो लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर टुडे। तो आज आपके सामने ये एडिटोरियल है, आपको ये पढ़ना है। वंस यू रीड इट देन वी विल रीड इट टुगेदर एंड स्टार्ट रीडिंग इट। डन। आई होप आपने ये पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा होगा तो पॉज करके वापस पीछे जाके थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, लेट अस नाउ रीड इट टुगेदर। क्या दिया है? टॉपिक है अ केस फॉर क्रिएटिंग बफर स्टॉक ऑफ इसेंशियल फूड आइटम्स। A case for creating a buffer stock for essential food items to even out price fluctuation। है ना? बात है कि बफर स्टॉक क्रिएट करना चाहिए इसेंशियल फूड आइटम्स का, जो फूड आइटम्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, टू इवन आउट प्राइस फ्लक्चुएशंस। क्योंकि प्राइसेस में जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आता है, कभी कभी एकदम कम हो जाती है प्राइस, या कभी कभी एकदम प्राइस बढ़ जाती है, इसको कहते हैं फ्लक्चुएशन। है ना? तो फ्लक्चुएशन अवॉइड करने के लिए, कम करने के लिए हमें इसेंशियल फूड आइटम्स का स्टॉक रखना चाहिए। ये मेन आइडिया, इस आइडिया पे ये पैसेज है। लेट अस रीड इट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स मेंटेन करती है। नाउ एट ओवर $650 बिलियन। अभी फिलहाल $650 बिलियन के ऊपर है। नॉट टू इंटरफियर विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द करेंसी मार्केट। मतलब क्या है कि आरबीआई जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स मेंटेन करती है, वो इसलिए नहीं करती कि
वो करेंसी के में इंटरफियर करना चाहती है ना, नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है ना करेंसी की, उसमें इंटरफियर करना चाहती है, ये कारण नहीं है। इट सीक्स इंस्टेड टू एंश्योर दैट एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स व्हाइल मार्केट डिटरमाइंड आर ऑर्डरली एंड देयर इज नो एक्सेसिव वोलैटिलिटी। ये क्यों करती है आरबीआई, इसका कारण आपको इस सेंटेंस में मिलेगा। इट सीक्स, यानी ये आरबीआई सोचती है, ये समझती है क्या कि ये करने से क्या होगा कि ये इंश्योर होगा कि जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट में जो मूवमेंट आती है ना, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले बहुत नीचे चली जाए, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रुपी स्ट्रांग हो। दोनों केस में वोलैटिलिटी है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। तो ये फ्लक्चुएशन अवॉइड करने के लिए आरबीआई क्या करता है, अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यानी फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी जमा रखता है अपने पास। ठीक है, वो डॉलर के केस में भी रखता है, डॉलर्स भी रखता है, वो यूरो भी रखता है, वो येन भी रखता है ना। तो ये सारी फॉरेन की करेंसी आरबीआई अपने पास रखता है ताकि फ्लक्चुएशंस जब हो, मूवमेंट्स जब हो बहुत सारी, उसमें स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, झटका ना पड़े बड़ा। राइट, इसमें दो वर्ड्स हैं, इंटरफियर। इंटरफियर मतलब कुछ बीच में नहीं आना है ना, बीच में आके बीच में टांग नहीं अड़ानी है किसी चीज के, दैट इज कॉल्ड इंटरफियर, बीच में टांग अड़ाना। वोलैटिलिटी, वोलैटिलिटी का मतलब है बहुत ज्यादा चीजें कम ज्यादा होना, बहुत चेंज होना। फ्लक्चुएशन कैन बी टेकन एज अ सिनोनिम ऑफ वोलैटिलिटी, है ना। मार्केट, आपने सुना होगा बहुत बार ये वर्ड, मार्केट में वोलैटिलिटी है। मार्केट में वोलैटिलिटी है का मतलब मार्केट कभी बहुत ऊपर जा रहा है या मार्केट तेजी से नीचे आ रहा है। तो तेजी से ऊपर जाना या नीचे आना, इसको हम वोलैटिलिटी कहते हैं। ठीक, और एक आपने सुना होगा कि पेट्रोल इज वोलाटाइल। पेट्रोल इज वोलाटाइल ना, पेट्रोल इज वोलाटाइल मतलब क्या, पेट्रोल अचानक से आग पकड़ लेता है, भड़क जाता है, उस चीज को भी हम वोलाटाइल कहते हैं। एकदम से वो आग पकड़ लेना, एकदम से झटके से ऊपर जाना या झटके से नीचे आना, ये सारी चीजों को हम वोलाटाइल या वोलैटिलिटी कहेंगे। अ सिमिलर अप्रोच इज आर्ग्यूएबली रिक्वायर्ड इन फूड। जो आरबीआई करेंसी के साथ में कर रहा है, यही फूड के साथ में भी भारत सरकार कर सकती है, ऐसे ऑथर का कहना है। द गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर बिल्डिंग अ बफर स्टॉक। सरकार ने बफर स्टॉक बनाने का सोचना चाहिए। अब बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है, बफर स्टॉक मतलब, बफर का मतलब क्या होता है, ये कोई मेन चीज है तो ये उसका बफर जोन हो गया। जैसे कोई नेशनल पार्क है तो ये कोर एरिया होगा नेशनल पार्क का, जहां पे शायद एंट्री अलाउ नहीं है, लेकिन पब्लिक को ये बाहर के एरिया में एंट्री अलाउड होती है, इस एरिया में। दिस रीजन इज कॉल्ड एज बफर रीजन। तो बफर रीजन इज एक्स्ट्रा, है ना, एक्स्ट्रा थोड़ा सा ज्यादा का एरिया, दैट इज कॉल्ड बफर। तो यहाँ पे जो फूड का स्टॉक रखेंगे हम, वो एक्स्ट्रा स्टॉक रखने की बात हो रही। तो बफर का मतलब यहाँ क्या हो गया, एक्स्ट्रा स्टॉक। ठीक है, द गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर बिल्डिंग अ बफर स्टॉक नॉट जस्ट ऑफ राइस एंड व्हीट बट इवन पल्सेस, ऑयल सीड्स, शुगर, स्टीम्ड मिल्क पाउडर मतलब एसएमपी एंड स्टेपल वेजिटेबल्स। सिर्फ राइस और व्हीट का बफर स्टॉक रखने से नहीं होगा, ये ऑथर का मानना है। तो सरकार को और किस चीज का बफर स्टॉक रखना चाहिए, पल्सेस का, ऑयल सीड्स का, शुगर का, एसएमपी का, एसएमपी मतलब स्कीम्ड मिल्क पाउडर। ठीक है, एंड कुछ इंपॉर्टेंट इन द सेंस जो वेजिटेबल्स में फ्लक्चुएशन आने से इन्फ्लेशन बहुत बढ़ सकता है, ऐसे चीजों का भी स्टॉक रखना चाहिए, स्टेपल वेजिटेबल्स का, है ना। अब उसके पीछे थॉट ऐसा हो सकता है, या आपके दिमाग में पहले ऐसा आएगा कि वेजिटेबल्स का स्टॉक कैसे रखेंगे, क्योंकि वेजिटेबल्स तो पेरिशेबल है। पेरिशेबल मतलब जल्दी से खत्म हो जाती है, उसके लिए भी टेक्निक्स है, आजकल वेजिटेबल्स का स्टॉक रखा जाता है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। द आइडिया अगेन इज नॉट टू सेट प्राइसेस। आइडिया ये नहीं है कि इनकी कीमतें निश्चित की जाए या निर्धारित की जाए, और सप्लांट दी मार्केट, या मार्केट में कोई और एज अ रिप्लेसमेंट लाया जाए। सप्लांट का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। ठीक है, मार्केट में कुछ, यानी मार्केट ऑलरेडी चल रहा है, सरकार उसमें अपना रिप्लेसमेंट लेके आए, तो ये भी, इसके पीछे ये भी थॉट नहीं है।
प्राइसेस भी सरकार डिसाइड करे, ये भी थॉट नहीं है। तो थॉट क्या है? बट टू कर्ब टू मच वोलेटिलिटी दैट्स नाइदर इन कंज्यूमर नॉर इन प्रोड्यूसर्स इंटरेस्ट। इसके पीछे का कारण क्या है कि कर्ब कर सके। कर्ब का मतलब हम अभी बहुत बार देख चुके हैं। कर्ब का मतलब है कंट्रोल करना। किस चीज को कंट्रोल करना है? टू मच वोलेटिलिटी। देखिए वोलेटिलिटी तो होगी, प्राइसेस कम या ज्यादा होने ही वाली है, पर प्रॉब्लम तब होता है जब अचानक से बहुत बढ़ जाए और अचानक बहुत कम हो जाए। ठीक है, तो दोनों केस में इट इज प्रॉब्लमेटिक। तो टू मच यानी जरूरत से ज्यादा। टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। तो जरूरत से ज्यादा वोलेटिलिटी अगर हो जाए तो वो प्रॉब्लमेटिक है। नाइदर कंज्यूमर के फायदे का है वो, ना ही वो प्रोड्यूसर के फायदे का है, किसी के फायदे का नहीं है। एंड ऑल्सो मेक्स द आरबीआई जॉब हार्डर। और इससे क्या होता है? इससे आरबीआई का भी काम मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर अचानक से महंगाई बढ़ जाए तो भी लोग आरबीआई को गाली देंगे, मतलब सरकार को देंगे, सरकार आरबीआई को गाली देगी, बराबर है। या वोलेटिलिटी अगर बहुत ज़्यादा हो तो पहले तो सरकार गाली खाएगी, फिर आरबीआई खाएगी। तो आरबीआई का ही काम होता है महंगाई कंट्रोल करना, तो आरबीआई का काम और मुश्किल हो जाएगा। पर ये सरकार के कामों की वजह से होगा अगर ऐसा कहेंगे तो, है ना। नेक्स्ट, देन कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसपे महंगाई बहुत निर्भर होती है। सबसे कोर यानी कौन सी दो चीजें होती है? फूड एंड फ्यूल ना। खाने पीने की चाहे खाने पीने की चीजों में बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ गई तो सबसे ज्यादा गाली पड़ती है। और दूसरा फ्यूल है ना, ये भी, क्योंकि फ्यूल बढ़ता है तो हर चीज में महंगाई बढ़ती है, राइट। तो ये कोर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। इन्फ्लेशन इज महंगाई, ठीक है ना। तो जो कोर इन्फ्लेशन है इज एट रिकॉर्ड लो ऑफ 3.1%। एक समय पे तो ये 6% के ऊपर चल रही थी कुछ महीने पहले, पर अभी रिकॉर्ड लो पे है 3.1% ईयर ऑन ईयर फॉर मे, यानी पिछले साल मई के कंपैरिजन में ये साल तो बहुत ही कम है। बट रिटेल फूड इन्फ्लेशन इज एलिवेटेड एट 8.7%। पर जो रिटेल इन्फ्लेशन है, यानी रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब खुदरा महंगाई है ना, खुदरा में फूड की महंगाई, रिटेल जो हम फूड लेते हैं ना उसमें जो महंगाई है वो कम होने का नाम नहीं ले रही, उसमें 8.7 का इन्फ्लेशन बना हुआ है। ऐसे केस में डज द सेंट्रल बैंक कट और रेज इंटरेस्ट रेट्स? ऐसे केस में आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम करने को होना कि बढ़ाने को होना, है ना, कट करने को होना या रेज करने को होना? दूसरा सवाल पूछा है, और लीव देम अनचेंज्ड एज इन द करंट अनसर्टन सिनारियो, या फिर उसे जैसा है वैसा ही छोड़ देना चाहिए आरबीआई ने, बहुत ज्यादा इंटरफियर करने की जरूरत नहीं, ये भी एक सवाल पूछा है। तो ये तीन सवाल ऑथर पूछ रहा है सरकार से कि ऐसे केस में सेंट्रल बैंक ने क्या करना चाहिए, या रिजर्व बैंक से पूछ रहा है कि आप इंटरेस्ट बढ़ाओगे कि कम करोगे या वहीं रहने दोगे, राइट। तो दीज आर दी थ्री क्वेश्चंस इन दिस अनसर्टन सिनारियो। अनसर्टन मतलब जहां कुछ गारंटी नहीं है क्या होगा आगे, क्या होने वाला है कुछ एग्जैक्टली पता नहीं। सिनेरियो का मतलब होता है सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ठीक। अब लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ एंड देन वी विल रीड इट टुगेदर।
डन, पढ़ लिया, चले आगे। चलो, तो लेट अस स्टार्ट रीडिंग दिस पार्ट। The increasing volatility and unpredictability of food prices has primarily to do with climate change। ये जो वोलेटिलिटी है, जो फ्लक्चुएशन बहुत हो रहा है वो ना, और ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब होता है जो हम प्रेडिक्ट कर सके, यानी किसी चीज की उम्मीद करें और वैसा ही हो जाए तो वो प्रेडिक्टेबल है। उम्मीद लगाए बैठे हैं, वैसे नहीं हो रहा है या उसके मुताबिक नहीं हो रहा है तो दैट इज अनप्रेडिक्टेबल। अचानक से कुछ भी हो जाना जिसकी उम्मीद ही नहीं थी, ऐसा कुछ होना इज अनप्रेडिक्टेबल। तो ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है या जो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, अचानक से कुछ भी हो जाना, और इसमें बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, टाइम में फूड प्राइसेस में जो अचानक से बढ़ोतरी हो रही है और इसमें राइज जो हो रहा है वो इट हैज टू डू विथ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से तो ये हो रहा है। कौन से कैसे? जैसे फीवर रेनी डेज, जिस दिन बारिश होती है वो दिन कम होते जा रहे हैं। एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल्स, एक्सटेंडेड का मतलब होता है बढ़े हुए, ड्राई स्पेल्स का मतलब ऐसे दिन जहां पे सूखा पड़ा है, ठीक है, बारिश आना और फिर ड्राई स्पेल होता है सूखे के कुछ दिन, तो वो बढ़ते जा रहे हैं, बारिश के दिन कम होते जा रहे हैं, है ना। इंटरस्पर्स्ड विथ इंटेंस प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश, और इंटेंस मतलब बहुत ज्यादा, यानी पहले बारिश जो होती थी बहुत एकदम बहुत बारिश नहीं होती होगी, पर अभी कैसा हो रहा है कि एक तो बहुत सूखा पड़ेगा या जब बारिश आएगी तो बहुत बारिश आ जाएगी, है ना। तो इंटरस्पर्स्ड यानी पहले तो सूखा पड़ेगा, बीच में ही जब बारिश आ जाएगी तो बहुत बारिश आ जाएगी। बहुत बारिश आने की वजह से क्या होता है, जो पानी जमीन के अंदर जाना चाहिए वो नहीं जा पाता, वो ऊपर ऊपर से बह के निकल जाता है, जिससे वाटर टेबल जो होता है यानी जमीन के अंदर की पानी की जो लेवल होती है वो बढ़ नहीं पाती, ठीक है। एंड ऑल्सो शॉर्टर विंटर्स एंड हीट वेव्स, विंटर्स भी शॉर्ट हो गए, है ना, ठंडियों के दिन अब बहुत ज़्यादा नहीं होते, हीट वेव्स बहुत ज़्यादा हो रही है, हीट वेव्स बढ़ती जा रही है। तो ये जो सारे कारण हैं इनकी वजह से क्या हो रहा है, फूड प्राइसेस में अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो रही है और वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। द लैटर्स इफेक्ट, लैटर्स मतलब बाद में का, जैसे मैंने हमेशा कहा लैटर मतलब बाद में का, फॉर्मर मतलब पहले का। तो ये दो चीजें शॉर्टर विंटर और हीट वेव्स, इनमें दूसरा बाद में का कौन सा है, हीट वेव्स। तो लैटर्स इफेक्ट्स हैव बीन फेल्ट दिस टाइम इन पुअर क्रॉप्स ऑफ रबी, पल्सेस, टोमेटो, पोटैटो एंड इवन व्हीट इन सेंट्रल इंडिया। तो ये जो हीट वेव्स आई है ना, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक तो विंटर्स भी शॉर्ट हो गए और हीट वेव्स भी आ रही है। तो इन दोनों की वजह से क्या हुआ है कि ये बार क्रॉप्स में, स्पेशली रबी क्रॉप्स में, पल्सेस, टोमेटो, पोटैटो और व्हीट, इनका प्रोडक्शन में इफेक्ट देखने को मिला है, मतलब इनकी पैदावार कम हुई है। सच सप्लाई शॉक्स, अब ये एक सप्लाई शॉक हो गया क्योंकि लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि इतनी पैदावार होगी, सरकार भी अंदाजा लगाए बैठे कि इतना इतना फूड हमको जनरेट होगा, पर अगर क्लाइमेट उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा तो क्या होता है, सप्लाई में शॉक आ जाता है, अचानक से जो चीज आने वाली थी वो नहीं आई, तो ऐसे समय पे शॉक लगता है। तो दिस इज अ सप्लाई शॉक, ठीक है। वेदर इंड्यूस्ड बाय क्लाइमेट, वॉर और पैंडेमिक, अभी तो हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, पर ऐसा ही शॉक वॉर के समय में भी लग सकता है या पैंडेमिक के समय में भी लग सकता है। हम ये कुछ ही साल पहले कोविड पैंडेमिक के वक्त भी देख चुके हैं। टिपिकली इंजेंडर वेरी लार्ज प्राइस स्पाइक्स, अगर ये ऐसा सप्लाई शॉक होता है तो वो क्या करता है, इंजेंडर वेरी लार्ज प्राइस स्पाइक्स, लार्ज प्राइस स्पाइक्स इसकी वजह से होते हैं। इंजेंडर का मतलब होता है कारण या कॉजेस, बराबर है, या किसी चीज की वजह, तो ये वजह रहेगी, सप्लाई शॉक ये वजह रहेगी कि सप्लाई ही नहीं आएगा तो क्या होगा, प्राइस में स्पाइक्स मिलेंगे। स्पाइक्स का मतलब अचानक बढ़ोतरी, जब हम ऐसा ग्रोथ दिखाते हैं, बढ़ना, अचानक से ऐसा ऊपर जाना इज कॉल्ड स्पाइक, ये स्पाइक हो गया, ये दूसरा स्पाइक हो गया, तो अचानक से कोई चीज बढ़ना इज कॉल्ड स्पाइक। और स्पाइक्स, आपने हेयर स्टाइल के बारे में सुना, स्पाइक्स ऐसे बाल खड़े होते हैं सामने, उसको स्पाइक्स कहते हैं। या जूतों के नीचे स्पाइक्स लगे होते हैं, कील, जिससे आपका पैर नहीं फिसले, जूता नहीं फिसले, इसलिए स्पोर्ट्समैन जनरली स्पाइक्स वाली जूते पहनते हैं।
farmers respond by massively ramping up production that in turn leads to steep price declines। ये देखो, ये पूरी बात उल्टी कर दी इन्होंने। क्या कहा है? जब अचानक से प्राइसेस बढ़ जाती है, प्राइस राइज हो जाती है, तो फार्मर्स क्या कहते हैं? मैसिवली रैंपिंग अप प्रोडक्शन। वो अचानक प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, है ना, अचानक से प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? फिर प्राइसेस गिरने लगती है। तो देन देयर इज अ स्टीप डिक्लाइन। स्टीप का मतलब बहुत ज्यादा स्लोप, बहुत ज्यादा डिक्लाइन, तो बहुत बढ़ेगा और फिर अचानक नीचे आ जाएगा, ऐसा स्लोप आ जाएगा। तो दिस इज अ स्टीप डिक्लाइन, है ना। टेक मिल्क, उदाहरण के तौर पे मिल्क लेंगे। लास्ट ईयर इन फेब मार्च डेयरीज वेयर पेइंग फार्मर्स ₹37 to 38 पर लीटर। फार्मर से जब दूध खरीदते थे तो 37-38 रुपए पर लीटर देते थे फॉर काउ मिल्क। द सेम डेयरीज हैव टुडे स्लैश्ड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस टू 26 to 27 रुपीज। अब वही डेयरीज ने क्या किया है? दे हैव स्लैश्ड मतलब कम करना, प्रोक्योरमेंट प्राइसेस। प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदने की, माल लेना, इसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है माल की खरीदी करना। तो जो इसकी प्राइसेस है, जो खरीदारी की प्राइसेस है, उसको उन्होंने एकदम से गिरा दिया, नीचे कर दिया, क्योंकि शायद उनको अब वो उतना महंगा खरीदने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने पहले जो काउ मिल्क के लिए 37 to 38 रुपीज पर लीटर देते थे, अब प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया? उसकी कीमत में गिरावट आ गई। अब वो 26 to 27 रुपीज पर लीटर से मिल रहा है। ठीक है, डेयरीज उसके 27-28 रुपए पर लीटर ही दे रही है। बिकॉज ऑफ SMP रियलाइजेशंस क्रैशिंग टू ₹200 to 210 पर केजी। और दूसरा कारण क्या? बिकॉज ऑफ SMP रियलाइजेशंस। SMP का मतलब होता है स्किम्ड मिल्क पाउडर, ठीक है, जिसकी कीमतें क्रैश होके 200 से 210 रुपए पर केजी पे आके रह गई है अभी। ठीक है, तो स्किम्ड मिल्क पाउडर जो होता है SMP, उसकी कीमत 200-210 रुपए तक आ गई है पर केजी की। ठीक है, फ्रॉम देयर February March 2003 पीक्स ऑफ ₹315 to 3, यानी 100 रुपए पर केजी की गिरावट स्किम्ड मिल्क पाउडर में भी देखने को मिली है। These low prices, थोड़ा सा, these low prices discouraging dairies from procuring and farmers from feeding their animals properly। ये जो प्राइसेस है, ये दो चीजें कर रही है। क्या कर रही है? एक तो डेयरीज को भी डिस्करेज कर रही है कि तुम ज्यादा मत खरीदो, ठीक है, फ्रॉम प्रोक्यूरिंग, यानी उनको भी लेने से मना कर रही है ऐसे प्राइसेस। एंड फार्मर्स को पैसा नहीं मिल रहा है ज्यादा, तो फार्मर्स पे क्या इंपैक्ट हो रहा है? फार्मर्स को भी रोक रही है। कैसे? फीडिंग देयर एनिमल्स प्रॉपरली। तो अब फार्मर्स भी अपने एनिमल्स को प्रॉपरली फीड नहीं कर पा रहे। तो दिस कुड बी अ प्रीकर्सर। प्रीकर्सर मतलब आने वाले चीजों का पहले जो कारण होता है उसे कहते हैं प्रीकर्सर। आगे कोई होगा, इस ये जो कारण होता है दैट इज कॉल्ड प्रीकर्सर। तो प्रीकर्सर, ये प्रीकर्सर हो सकता है आगे वाले चीजों का कारण। प्रीकर्सर टू मिल्क शॉर्टेजेस एंड इन्फ्लेशन नेक्स्ट ईयर। ये किस चीज का कारण हो सकता है? इन्फ्लेशन, आगे जाके अब महंगाई और बढ़ सकती है, या फिर मिल्क की शॉर्टेज हो जाएगी। अगर एनिमल्स बराबर फीड, एनिमल्स को ज़्यादा अच्छे से खाना खिलाया नहीं जाएगा तो क्या होगा? मिल्क की शॉर्टेज हो जाएगी। मिल्क की शॉर्टेज होगी तो कीमतें बढ़ेगी, राइट। चलो चले आगे। और बस ये जो पहले हमने देखा यही उसका कारण होगा, बराबर। चलो नेक्स्ट, आखिरी पैराग्राफ है, जस्ट गो थ्रू इट, देन वी विल रीड द पैसेज टुगेदर।
ठीक है, चले पढ़े अभी। चलो, क्रिएटिंग अ बफर स्टॉक ऑफ इसेंशियल फूड आइटम्स, procuring from farmers, processors during years of surplus production and offloading the same in types of crop failures can go some way in evening out such extreme price fluctuations। अब ये जो प्राइस फ्लक्चुएशंस हो रही है, इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस भी ऑथर ने दिए हैं। अब व्हाट इज दैट सॉल्यूशन? पहला तो है कि बफर स्टॉक बनाया जा सकता है, क्रिएटिंग अ बफर स्टॉक। किस चीज का? इसेंशियल फूड आइटम्स का, ठीक है। और वो कैसे होगा? तो प्रोक्यूरिंग फ्रॉम फार्मर्स, प्रोसेसर्स। प्रोक्यूरिंग मतलब जैसे मैंने कहा, माल लेना किसी से, ठीक है। तो प्रोक्यूरिंग किससे करना? फार्मर्स या प्रोसेसर्स से खरीदना। कब खरीदना है वो? ड्यूरिंग ईयर्स ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन या पैदावार ज्यादा हो तब। एंड ऑफलोडिंग, ऑफलोडिंग का मतलब होता है मार्केट में उसको निकालना। लोडिंग का मतलब होता है माल खरीदना, ऑफलोडिंग का मतलब होता है माल वापस या बाहर निकालना, ठीक है। ऑफलोडिंग द सेम इन टाइम्स ऑफ क्रॉप फेलियर, और जब पैदावार कम हो या क्रॉप में फेलियर हो तब इसे मार्केट में उतार देना चाहिए। अगर ये करेंगे तो क्या होगा? इट कैन गो सम वे इन इवनिंग आउट सच एक्सट्रीम प्राइस फ्लक्चुएशंस। और ये जो फ्लक्चुएशंस हो रही है, एक्सट्रीम प्राइस फ्लक्चुएशंस हो रही है, उसको इवन आउट करने में, ये इवनिंग आउट है, इवनिंग आउट नहीं है। इवनिंग का मतलब होता है शाम, वो अलग वर्ड है। ये वर्ड इवन से बना है, इवन आउट। इवन आउट का मतलब होता है बैलेंस कर देना, ठीक है। जब पैदावार ज्यादा हो रही है तो हमने खरीद लिया, और जब पैदावार कम है तो सरकार ने उसे मार्केट में उतार दिया, जिससे प्राइस फ्लक्चुएशंस क्या होंगे? बैलेंस हो जाएंगे, इवन आउट हो जाएंगे। इवन आउट का मतलब बैलेंस होना, ठीक है, जिससे एक्सट्रीम प्राइस फ्लक्चुएशंस इवन आउट या बैलेंस हो जाएंगे। द फिस्कल कॉस्ट शुडंट बी मच एज द स्टॉक्ड कमोडिटीज, है ना। इसकी फिस्कल कॉस्ट है ना, फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होगी, ऐसा ऑथर का कहना है। उसका कारण क्या बता रहा है ना? एज द स्टॉक्ड कमोडिटीज potato, onion and tomato can even be stored in dehydrated forms। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं जिसकी वजह से, जिसका यूज करके हम उनका डिहाइड्रेशन करके, डिहाइड्रेशन मतलब उसका सारा पानी अगर निकाल दिया जाए किसी भी वेजिटेबल का, या उसको डिहाइड्रेटेड फॉर्म में अगर हम स्टोर करें तो वो बहुत ज़्यादा दिन तक रह सकता है ना। इन द फॉर्म सच एज फ्लेक्स या पेस्ट या प्यूरी, टोमेटो की, है ना, इनकी प्यूरी हम बना के रख सकते हैं। आर टू बी डिस्पोज्ड ऑफ ड्यूरिंग स्कार्सिटी, बराबर है। तो ये जो स्टॉक कमोडिटी हम लोग रखेंगे उसको हम लोग डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ड्यूरिंग स्कार्सिटी, जब इन चीजों की कमी हो, या इन्फ्लेशनरी पीरियड्स, जब महंगाई बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि सप्लाई नहीं होता चीजों का, ऐसे समय पे महंगाई कंट्रोल करने के लिए इन चीजों को फिर मार्केट में उतारा जा सकता है एट नियर मार्केट रेट्स, मार्केट रेट पे। द गवर्नमेंट डिड अंडरटेक सच ओपन मार्केट सेल्स ऑफ व्हीट एंड चना फ्रॉम इट्स प्रीवियसली एक्यूमुलेटेड स्टॉक्स। सरकार ये पहले ही कर चुकी है। इस केस में ओपन मार्केट सेल्स में ऐसे ही व्हीट और चना को, जो व्हीट और चना सरकार ने एक्यूमुलेट करके रखा था, एक्यूमुलेट करके रखा था मतलब पहले से ही जमा करके रखा था, उसके स्टॉक्स बनाए रखे थे, उसको मार्केट में उतार दिया जब उनकी कमी हो गई थी। विच हेल्प्ड मॉडरेट सीरियल एंड पल्सेस इन्फ्लेशन, जिससे एक्चुअली क्या हुआ था कि जो सीरियल्स या ग्रेन्स होते हैं उनकी और पल्सेस की में जो महंगाई आ रही थी उसमें कमी आ गई या कंट्रोल में रहा वो। अ बफर स्टॉकिंग पॉलिसी इन फूड आइटम्स will also do away with the need for regressive anti-farmer measures। तो अगर ये बफर स्टॉकिंग पॉलिसी हम फॉलो करें तो हमें we will do away with, यानी शायद ये हमको नहीं करना पड़े। क्या नहीं करना पड़े? हमें जो रिग्रेसिव मतलब पीछे आने वाली, पीछे ढकेलने वाली एंटी फार्मर मेजर जो हम लेते हैं, ऐसे कुछ कदम हमें उठाने पड़ते हैं कि जो फार्मर के
विरोध में हो या फार्मर के अगेंस्ट जाए, फार्मर के किसी काम के ना हो, ऐसे स्टेप्स उठाने से हमें छुटकारा मिलेगा, हम वो नहीं उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच एज बैनिंग एक्सपोर्ट्स और इम्पोजिंग स्टॉक लिमिट्स ऑन प्राइवेट ट्रेडर्स। कौन सी चीजें करते हैं हम? एक्सपोर्ट्स बैन कर देते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे कीमतें बढ़ रही है तो हम क्या कहेंगे, अभी तुम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तुमको हिंदुस्तान में ही बेचना पड़ेगा, तो इससे फार्मर का तो नुकसान है, बराबर है। या इम्पोजिंग स्टॉक लिमिट्स, या स्टॉक पे लिमिट लगा के रखेंगे कि इससे ज़्यादा का स्टॉक नहीं रख सकते, ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते ऑन प्राइवेट ट्रेडर्स एंड प्रोसेसर। तो ये सारी चीज़ें हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा ऑथर का कहना है। आई होप ये पैसेज पूरा, ये जो आर्टिकल है, एडिटोरियल है, ये पूरा समझ में आ गया होगा। लेट अस नाउ रीड द क्वेश्चंस। आपके लिए है जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। वैष्णवी, साक्षी, जानवी, ये सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल, दे आर गिविंग देयर आंसर्स वेरी रेगुलरली। वेल डन टू यू, वेल डन टू ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, कीप डूइंग इट, कीप अप द गुड वर्क। चलो, द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इज द ऑथर सजेस्टिंग टू कर्ब फ्लक्चुएशन इन फूड प्राइसेस? कीमतें जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है फूड प्राइसेस की, उसके लिए कौन सा सॉल्यूशन यहाँ पे ऑथर सजेस्ट कर रहा है? तो आपकी ये ऑप्शंस है जिनका आंसर आपको देना है। सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर इंक्रीज्ड वोलेटिलिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ फूड प्राइसेस? वोलेटिलिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो हो रही है फूड प्राइसेस में, उसके लिए कौन से कारण है ऑथर के अनुसार इस पैसेज में जो दिए गए हैं? थर्ड क्वेश्चन फॉर यू इज, which of the following word has the closest meaning to the word fluctuation? फ्लक्चुएशन का सबसे करीबी शब्द यहाँ पे वर्ड कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following options has the same meaning as the phrase in the bold in the sentence given below? यहाँ पे इवनिंग आउट की एक फ्रेज है इस सेंटेंस में, का सबसे नजदीकी मीनिंग कौन से ऑप्शन में आपको मिलता है वो देना है। एंड लास्ट में SMP का मतलब क्या है ये आपको पैसेज में दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इजी आंसर भी है इसका, क्वेश्चन तो इजी है, इसका आंसर भी बहुत इजी, राइट? क्लियर? यहां तक एकदम क्लियर है। लेट अस नाउ स्टार्ट विथ सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स देखेंगे। तो आज का जो पहला वर्ड है हमारे पास वो है कॉर्डियल। कॉर्डियल ये वर्ड है, ठीक है। लेट अस रीड द सेंटेंस। वी वेयर गिवन अ कॉर्डियल वेलकम बाय द होटल स्टाफ व्हेन वी अराइव्ड। जब हम पहुंचे तो हमें होटल के स्टाफ ने एक कॉर्डियल वेलकम दिया। कैसा वेलकम दिया होगा? बहुत ही फ्रेंडली सा वेलकम दिया, बहुत ही वार्म वेलकम दिया। कॉर्डियल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है? वार्म एंड फ्रेंडली, है ना। बहुत का मतलब बहुत गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया गया, गर्मजोशी से, और फ्रेंडली एनवायरनमेंट था, बहुत खुश थे वो। इसका सिनोनिम क्या होगा फिर? हार्टी, बहुत दिल से, या एमिएबल, सबको अच्छा लगने वाला, दैट इज एमिएबल। इसका एंटोनिम क्या होगा? होस्टाइल। होस्टाइल बोले तो आक्रामक, बहुत आक्रामक हो जाते हैं ना। बहुत फ्रेंडली होना एक चीज है, उसका अपोजिट है बहुत आक्रामक होना, मतलब हॉस्टाइल होना। या इम्पोलाइट, है ना, जिसका मतलब रूड भी हो सकता है। ठीक, तो होटल में पहुंचते ही लोगों ने आपका कैसा स्वागत किया? ये वेलकम्ड अस कॉर्डियली, कॉर्डियली वेलकम किया बोलेंगे तो कॉर्डियली एडवर्ब हो जाएगा, और यहाँ पे कॉर्डियल वेलकम है तो ये एडजेक्टिव हो गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एक्रिमोनियस। ठीक है, एक्रिमोनियस। लेट अस रीड द सेंटेंस। माय नेबर्स डिसाइडेड टू मेंड वे, एंड वेज नहीं होना चाहिए, मेंड वेज होना चाहिए, MEND होना चाहिए। माय नेबर्स डिसाइडेड टू मेंड वेज आफ्टर अ डेकेड ऑफ एक्रिमोनियस रिलेशनशिप। मेरे जो नेबर्स है उन्होंने थोड़ा सा अपने जो रास्ते हैं जो अभी तक उन्होंने फॉलो किए वो छोड़ने का उन्होंने सोचा है। आफ्टर अ डेकेड ऑफ, यानी ऑलमोस्ट 10 साल बाद
क्योंकि ये 10 सालों तक उनकी जो रिलेशनशिप थी वो बहुत एक्रीमोनियस थी। एक्रीमोनियस मतलब लड़ाई झगड़े वाली, गुस्से वाली, एंगर वाली, ऐसे जो रिलेशनशिप को हम कहेंगे उसे हम एक्रीमोनियस कहेंगे। एक्रीमनी ये मेन उसका वर्ड है। एक्रीमोनियस ये तो एडजेक्टिव हो गया, एक्रीमनी ये उसका नाउन हो गया। तो एक्रीमनी का मतलब होता है गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़े की जो फीलिंग होती है उस फीलिंग को हम एक्रीमोनियस कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे, इससे पहले जो हमने वर्ड देखा कॉर्डियल, कॉर्डियल मतलब होता है फ्रेंडली और एक्रीमोनियस मतलब होता है लड़ाई झगड़े वाली फीलिंग। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हो सकते हैं, बिल्कुल राइट। एक्रीमोनियस का मतलब फुल ऑफ एंगर और स्पाइट, बहुत द्वेष हो या गुस्सा हो, ऐसी फीलिंग को हम एक्रीमोनियस कहेंगे। सिनोनिम क्या होगा इसका? हार्श यानी रफ या स्केदिंग। स्केदिंग मतलब जिससे किसी को बहुत दुख पहुंचे ना, कि बहुत बार हम कहते हैं इट वॉज अ स्केदिंग अटैक। स्केदिंग यानी मतलब टफ, क्या है जिससे बहुत दर्द हो, दुख हो, वो कहेंगे स्केदिंग। एंटोनिम इसका क्या होगा? एक्रीमोनियस मतलब लड़ाई झगड़ा गुस्से वाली फीलिंग, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? जेंटल, केयरिंग या फ्रेंडली या कॉर्डियल, राइट। तो कॉर्डियल कैन ऑल्सो बी एन एंटोनिम ऑफ एक्रीमोनियस। क्लियर? आगे ध्यान में दोनों वर्ड्स। चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है कोहेसिव। कोहेसिव, चलो कोहेसिव पढ़ेंगे। वी इंडियंस टेक प्राइड इन द फैक्ट दैट वी आर अ कोहेसिव नेशन। हमें इस बात का गर्व है कि हम कोहेसिव नेशन है। कोहेसिव है मतलब हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। आपने फेविकॉल के डब्बे पे शायद कोहेजन ये वर्ड सुना होगा, एडेसिव ये वर्ड सुना है, एडेसिव। वैसा ही कोहेसिव ये भी वर्ड होता है। कोहेसिव मतलब जुड़ के रहना, साथ में रहना। कोहेजन का मतलब है साथ में रहना, ठीक है। तो कोहेसिव नेशन है मतलब ये नेशन में सब लोग जुड़े हुए हैं, एक साथ है। कोहेसिव यूनाइटेड है सब, है ना, एंड ऑर्गेनाइज्ड एज अ यूनिट और अ होल। सब एक देश की तरह हम लोग सब रहते हैं, एक नेशन की तरह। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? यूनिफाइड होगा या कनेक्टेड होगा। वी आर ऑल कनेक्टेड, वी आर ऑल यूनिफाइड। एंटोनिम क्या होगा इसका? अलग अलग सब लोग, सेपरेटेड, है ना। अगर हम अलग अलग रिलीजियंस में बटे, अलग अलग जाति में बटे, धर्मों में बटे, तो हम कोहेजन में नहीं है। अगर हम सब एक साथ रहे तो वी आर इन कोहेजन। या फिर फ्रेगमेंटेड, हमारे बीच में अगर दरारें आ गई तो फिर हमारे टुकड़े हो जाएंगे। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़े, फ्रेगमेंट्स यानी टुकड़े, अलग अलग पार्ट्स आर फ्रेगमेंट्स। और फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है दरारें आना, ठीक। चलो क्लियर हो गया वर्ड कोहेजन मतलब जुड़ के रहना। नेक्स्ट अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है ग्लूमी। ग्लूमी, ग्लूमी। चलो लेट अस रीड द सेंटेंस। There were some gloomy faces when the bad news was announced. जब वो बुरी न्यूज अनाउंस की गई तो सबके फेसेस, कुछ फेसेस ग्लूमी थे। ग्लूमी का मतलब होता है उदास या डिप्रेशन में। देखो ग्लूमी एक्चुअली दो तरीके से यूज होता है। ग्लूमी वेदर भी कहा जाता है। अब ग्लूमी वेदर यानी उदास वेदर तो नहीं होगा, पर ऐसा वेदर जिसमें आपको उदास लगे या फिर अंधेरा सा लगे। हर बार फीलिंग्स के केस में ही नहीं, लाइट के केस में भी ग्लूमी यूज होता है। तो अगर फीलिंग के केस में यूज हो जाए तो उसे कहेंगे हम कि वो डिप्रेशन वाली फीलिंग बताता है, सैडनेस या सॉरो बताता है। पर अगर हम वो लाइट के केस में यूज करें तो फिर लाइट के केस में जहाँ पे अंधेरा हो या डार्कनेस थोड़ी बढ़ रही हो, ऐसे चीज़ों को या ऐसे सिचुएशन को हम लोग ग्लूमी कहेंगे। तो ग्लूमी मतलब कॉजिंग और फीलिंग डिप्रेशन, तो ये डिप्रेशन वाली भी फीलिंग हो सकती है। इस केस में तो ये डिप्रेशन वाली ही फीलिंग है, सैडनेस वाली, उदासी। सिनोनिम क्या होगा इसका? डिप्रेस्ड, सैड। और दूसरा सिनोनिम क्या हो सकता है? डार्क या शैडोई। अंधेरा सा अगर हो जाए तो तुम उसको ग्लूमी कह सकते हो, ग्लूमी कंडीशन है। एंटोनिम क्या होगा इसका? ब्राइट, सनी और हैप्पी। अगर आप सैड कहेंगे तो एंटोनिम हैप्पी हो गया, अगर आप डार्क कहेंगे तो ब्राइट या सनी उसका एंटोनिम हो गया। दोनों तरीके से ग्लूमी यूज होता है।
इस सेंटेंस में ग्लूमी का मतलब सैड या डिप्रेशन से रिलेटेड है। ठीक, चलो नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कॉनंड्रम। नेक्स्ट वर्ड इज कॉनंड्रम। लेट अस नाउ रीड द सेंटेंस। द आंसर टू दिस कॉनंड्रम इज बरीड इन द डेप्थ्स ऑफ द आर्टिकल। अगर आप आर्टिकल ठीक से पढ़ो तो आपको इस कॉनंड्रम का आंसर मिल सकता है। अब आंसर तो हमको सिर्फ किसका मिलेगा? प्रश्नों का मिलेगा, है ना। हमें उत्तर सिर्फ प्रश्नों का मिलेगा, हमें जवाब सिर्फ सवालों का मिलेगा। तो कॉनंड्रम मतलब सवालों से रिलेटेड वर्ड है, राइट, सवाल से रिलेटेड, ऐसा प्रॉब्लम से रिलेटेड। आंसर का मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम तो उसके लिए सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन अगर आंसर है, प्रॉब्लम कॉनंड्रम है। कॉनंड्रम का मतलब क्या हो गया फिर? प्रॉब्लम, राइट। तो कॉनंड्रम मतलब क्या? अ कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन भी हो सकता है या प्रॉब्लम भी हो सकता है जो कंफ्यूजिंग हो। सिनोनिम क्या होगा इसका? मिस्ट्री, ठीक है, या रिडल। रिडल का मतलब क्या होता है? पजल या प्रॉब्लम, ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम क्या होगा इसका? आंसर या सॉल्यूशन। कॉनंड्रम बेसिकली है क्या? एक कंफ्यूजिंग सा प्रॉब्लम है जिसमें कोई उलझा हुआ है। अगर किसी सवालों में आप उलझे हुए हो तो आप उसे कॉनंड्रम कह सकते हो। क्लियर? चलो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एस्पाउस्ड। एस्पाउस्ड ये वर्ब की तरह यूज किया गया वर्ड है, नाउन की तरह भी अलग मीनिंग से यूज होता है, पर हम यहां पे वर्ब एस्पाउस्ड देखेंगे। सेंटेंस इज शी एस्पाउस्ड द केसेस ऑफ जस्टिस एंड फ्रीडम फॉर ऑल। उसने जो केसेस थी जस्टिस की और फ्रीडम की, उसके लिए एस्पाउस्ड किया। एस्पाउस किया का मतलब होता है उसने फैक्ट्स देके लोगों को चीजें समझाने की कोशिश की, है ना। फैक्ट्स सामने रखे लोगों को समझाने की कोशिश। मतलब एस्पाउस का मतलब क्या होगा? टू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड टू बी ट्रू बेस्ड ऑन फैक्ट्स। किसी चीज को सही साबित करने की कोशिश की अगर जाती है, जिसमें फैक्ट्स सामने रखे ये कोशिश की जाती हो, तो उसका हम लोग एस्पाउस्ड कहेंगे। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? किसी चीज को एडवोकेट करना, ये तो सबसे परफेक्ट सिनोनिम उसका, या डिफेंड करना, बराबर। एडवोकेट क्या करता है? एक एडवोकेट करता है। क्या एडवोकेट करता है? मतलब वो अपने पास जो सबूत है वो सामने रखता है जज के और कहता है कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है और ये उसके फैक्ट्स है। दिस इज व्हाट एन एडवोकेट डज। और इसी वर्ब को भी हम एडवोकेट कहते हैं, राइट। एंटोनिम क्या होगा इसका? किसी चीज को अपोज करना या रिजेक्ट करना, किसी चीज के विरोध में बोलना, तो ये एंटोनिम हो गया। क्लियर हो गया? एस्पाउस समझ गया? फैक्ट्स सामने रख के चीज को सत्य है करके साबित करना, दिस इज एस्पाउस। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज पैराडाइम। का प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना। द वर्ड इज पैराडाइम। जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता और आई का प्रोनाउंसिएशन आई के तरह ही होता। पैराडाइम ऐसा उसका प्रोनाउंसिएशन। She seemed to be society's paradigm of the ideal woman, ठीक है। She seemed to be society's paradigm of the ideal woman। एक आदर्श महिला का वो पैराडाइम लग रही थी, इसे सोसाइटी के लिए। यानी सोसाइटी उस महिला को एक आदर्श महिला के रूप में देख रही थी। तो शी वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आदर्श महिला, शी वॉज एग्जाम्पल ऑफ एन आइडियल वुमन, ठीक है। तो पैराडाइम का मतलब एक आदर्श की तरह या आदर्श व्यक्ति के एक उदाहरण की तरह यहाँ पे दिया गया है। तो एग्जाम्पल का मतलब होता है पैराडाइम, वो भी टिपिकल वाला एग्जाम्पल, राइट। अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, एक परफेक्ट एग्जाम्पल को हम पैराडाइम कहेंगे। आपने शायद पैराडाइम को ऐसे भी सुना होगा, पैराडाइम शिफ्ट। ये एक फ्रेज बहुत कॉमनली यूज होती है, पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब अचानक से पूरी तरह से बदल जाना। तो कंप्लीट
चेंज, इसके लिए भी हम पैराडाइम शिफ्ट ऐसा यूज करते हैं। ये फ्रेज पैराडाइम शिफ्ट ये अलग है। यहाँ पे जो पैराडाइम यूज किया गया है वो एक टिपिकल एग्जाम्पल की तरह पे यूज किया गया है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? आइडियल, एक आदर्श की तरह, या फिर एक प्रोटोटाइप की तरह। प्रोटोटाइप मतलब किसी चीज का जीता जागता उदाहरण। ठीक। एंटोनिम क्या होगा इसका? काउंटर या कॉन्ट्ररी, अपोजिट या किसी की तरह नहीं होना, ये उसका एक एंटोनिम हो सकता है। ठीक है, आई होप पैराडाइम ये वर्ड समझ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड, मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द लास्ट वन, द वर्ड इज रिवर्बरेट। ठीक है, रिवर्बरेट। रिवर्बरेट का मतलब, पहले सेंटेंस पढ़ेंगे ध्यान में आ जाएगा। द इम्पैक्ट ऑफ देयर डिसीजन कंटिन्यूज टू रिवर्बरेट। उन्होंने जो डिसीजन लिया उसका इम्पैक्ट अभी भी रिवर्बरेट हो रहा है। मतलब बहुत बार हम लोग कहते हैं ना कि उन्होंने जो किया कि गूंज अभी तक सुनाई दे रही है, यानी कोई एक्शन बहुत पहले हो गई लेकिन अभी भी वो विषय चर्चा में है, या उसका इम्पैक्ट अभी भी देखा जा सकता है। मतलब वो गूंजते रहना। ठीक है, कोई एक चीज हुई का शोर या उसकी गूंज वो रहना, दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेट। मतलब रिपीट एज एन इको। कहता ना गूंज अभी भी सुनाई दे रही है, दैट इज रिवर्बरेट। समझ गए? तो इसका सिनोनिम क्या होगा? रीसाउंड, फिर से सुनाई देना, इको या रेजोनेट करना। ठीक है ना, इको सुनाई देता ना आपको, एक ही आवाज रिपीट होती है। बस लोगों से किसी मुद्दे पे चर्चा रिपीट हो रही है तो हम कहेंगे कि अरे ये बात रिवर्बरेट हो रही है, यानी उससे भी वही सुनाई दे रहा है, किसी और से भी वही सुनाई दे रहा है। और इसका एंटोनिम क्या होगा? शांति, साइलेंस या क्वाइट या म्यूट। ठीक है, शांति, इको हो ही नहीं रहा है आवाज, तो म्यूट हो जाएगा फिर। ठीक, क्लियर हो गया? आई होप ये रिवर्बरेट भी समझ में आ गया हो। चले आगे। अच्छा चलो, वी हैव अ फ्यू वर्ड्स लेफ्ट। अरे है हमारे, तो दैट वाज नॉट द लास्ट वर्ड। चलो, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज स्पेक्टर। स्पेक्टर है, इसका प्रोनाउंसिएशन इज स्पेक्टर। ठीक है, सेंटेंस पढ़ेंगे। द टू लीडर्स डिस्कस्ड इश्यूज अंडर द स्पेक्टर ऑफ द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की एक जो छाव है ना, या एक क्या कहेंगे उसका, एक बुरी जो घटना हुई है, उस बुरी घटना के साये के अंदर एक बुरा साया। द वर्ड बुरा साया इज अ बेटर, आई थिंक, रिफ्लेक्शन ऑफ दिस वर्ड स्पेक्टर। स्पेक्टर का मतलब होता है बुरा साया, है ना, जिसको हम लोग भूत के इसमें भी देख सकते हैं, बुरा साया या बुरी घटना इस केस में भी। तो ये जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का बुरा साया है, उस साये में कुछ ये दो लीडर्स ने चर्चा की, डिस्कस्ड इश्यूज। तो टू लीडर्स डिस्कस्ड इश्यूज अंडर द स्पेक्टर ऑफ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। मतलब नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन ये दोनों रशिया में मिले, डिस्कस कर रहे इशू, और किस चीज का साया है? यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का साया भी बना हुआ है, उसमें डिस्कशन हुआ। तो स्पेक्टर का क्या मतलब होता है? एक्चुअली स्पेक्टर या भूत प्रेत से भी रिलेटेड वर्ड है ये। ठीक है, अ घोस्टली स्पिरिट ये भी हो सकता है, या फिर अ वरीसम कॉज, ऐसा कोई कारण जिससे चिंता हो। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट कोई भूत प्रेत तो नहीं है, पर एक चिंता का कारण है। इसका सिनोनिम क्या होगा फिर? थ्रेट या डेंजर। और एंटोनिम क्या होगा? सत्य, ट्रूथ, करेज, कामनेस या गॉड। घोस्टली स्पिरिट अगर इस मीनिंग से लेते हो तो उसका एंटोनिम गॉड हो जाएगा फिर। ठीक है, देव और दानव। तो स्पेक्टर मतलब दानव और का एंटोनिम इज गॉड। ठीक, चलो द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज स्निफ। स्निफ, चलो ये आखिरी वर्ड है, स्निफ। स्निफ का सेंटेंस पढ़ेंगे। स्निफ, ही लुक अ, लुक क्यों होगा? ही टुक होना चाहिए। He took a deep sniff of the substance and smiled. उसने उसके हाथ में कुछ सब्सटेंस आया, उसका स्निफ किया, उसको स्निफ किया। स्निफ किया मतलब ऐसा ऐसा जोर से
इनहेल करना, सांस अंदर लेना, जिससे आप वो स्मेल कर रहे हो इसकी बहुत आवाज आए, तो दिस इज कॉल्ड स्निफिंग। आपने एक वर्ड सुना होगा स्निफर डॉग्स। स्निफर डॉग्स मतलब ऐसे डॉग्स जो खास स्निफिंग के लिए ही यूज होते हो। खोजी कुत्ते हम लोग कहते हैं ना, जिनको पुलिस लेके जाती है कुछ खोजने के लिए, दे आर स्निफर डॉग्स, यानी वो 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 गंध लेते हैं उस चीज की और फिर चीजों को ढूंढ के निकालते हैं। ठीक है, तो स्निफ करना मतलब किसी चीज का बहुत इनहेल करना, किसी चीज सब्सटेंस को, टू स्मेल और पिक अप द सेंट ऑफ समथिंग, किसी का सेंट लेना या उसको स्मेल करने की कोशिश करना, इसको कहते हैं स्निफिंग। सिनोनिम क्या होगा इसका? इनहेल करना या ब्रीथ करना, पर स्मेल लेने के हिसाब से। जब हम इनहेल कर रहे हैं या ब्रीथ कर रहे हैं तो हम स्मेल नहीं ले रहे, यहाँ पे स्मेल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्मेल अगर कर रहे हैं किसी चीज का या किसी का सेंट समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग उसको स्निफ कर रहे हैं। एंटोनिम क्या होगा इसका? एक्सेल। ये बहुत करीब के वर्ड्स है, एग्जैक्ट का मीनिंग नहीं आता। ठीक है, स्निफ का मतलब में स्मेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आई होप ये सारे वर्ड्स आते होंगे। अब लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ फ्रेज रिप्लेसमेंट, फ्रेज सब्स्टिट्यूशन। मैंने कहा था आज एरर डिटेक्शन ही है, आज हम फ्रेज सब्स्टिट्यूशन करेंगे। चलो, पहला सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ यू, माई पार्टनर्स बीन अवे फॉर अ फोर्टनाइट, है ना। आई एम एकिंग ऑफ हर। एकिंग का मतलब होता है दर्द, एक कहते हैं ना, हेडेक, स्टमक एक, एक का मतलब होता है दर्द। तो पार्टनर रात भर से बाहर है, का हस्बैंड बाहर होगा रात भर से, तो फिर उसको तो दर्द तो होना है ना, दुख होना है। तो आई एम एकिंग ऑफ हर ऐसा बोल रहे, पति नहीं, यहाँ पे तो कुछ और बाहर है, पार्टनर बाहर है। एकिंग ऑफ हर नहीं हो सकता, हम किसी के लिए किसी के कारण दर्द हो रहा है ना, तो एकिंग फॉर हर होना चाहिए। एकिंग ऑफ नहीं होता, एकिंग फॉर हर होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड, ट्रेन्स डिलेज आर, ट्रेन डिलेज, ट्रेन्स क्यों हुआ, ट्रेन्स डिलेज आर गेटिंग वर्स एंड विद द हाई फेयर्स इट ऑल एड इनटू मिजरी फॉर द कम्यूटर्स। कम्यूटर्स का मतलब होता है ट्रैवलर्स। ठीक है, ट्रेन्स डिलेज होना चाहिए बराबर। यहाँ पे ट्रेन डिलेज ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, ट्रेन सब्जेक्ट और डिलेज वर्ब नहीं है, ये पूरा सब्जेक्ट है, ये तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब ऐसा होगा। हाँ, तो ट्रेन्स डिलेज आर गेटिंग वर्स, ट्रेन के डिलेज बहुत बुरे होते जा रहे हैं। एंड विथ हाई फेयर्स इट ऑल एड्स इनटू द मिजरी। एड्स इनटू नहीं होता, समथिंग अगर कोई चीज है जो किसी चीज में एडिशनल हो रहा है तो उसे कहेंगे एड्स अप टू। इट एड्स अप टू कहेंगे हम, तो वो ज्यादा यानी एडिशनल हो जाना, दैट इज एड अप। तो एड्स अप टू इज द राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर। एड्स इनटू नहीं होता, एड्स अप टू। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे, ये ही हैज बीन एंगलिंग फॉर एन इन्विटेशन बट आई डोंट वॉन्ट हिम टू कम। वो इन्विटेशन के लिए एंगलिंग फॉर, यानी ही हैज बीन एंगलिंग फॉर, एंगलिंग फॉर नहीं होता, मतलब होता है ही हैज बीन एंगलिंग फॉर ही बराबर है ना। एंगलिंग फॉर इज राइट, सो देयर इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड इन दिस पार्ट। ई वाला मतलब सही है, ई ऑप्शन सही है। एंगलिंग फॉर का मतलब पीछे लगना बहुत, कि यार मेरे को इन्विटेशन दे दो, तो एंगलिंग फॉर का मतलब है बहुत आगे पीछे घूम के पीछे लगना, दैट इज एंगलिंग फॉर। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शंस समझ गए। एकिंग फॉर मतलब किसी के लिए दर्द होना है, यहाँ पे एड्स अप टू इसका मतलब होता है एडिशन, इन एडिशन टू समथिंग। ठीक है, और एंगलिंग फॉर का मतलब है आगे पीछे चलना, कि मुझे कुछ दे दो और पीछे लगना किसी चीज। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टू क्वेश्चंस फॉर द डे। द टीचर ट्राइड फॉर आर्ग्यूइंग ऑफ द गर्ल डाउन बट शी कुडंट। ऑप्शंस क्या क्या है? फॉर आर्ग्यूमेंट, टू आर्ग्यू, इन आर्ग्यू, फॉर आर्ग्यू या नो करेक्शन। क्या होगा? द टीचर ट्राइड
अब अगर ये ट्राइड है तो टीचर ट्राइड टू आर्ग्यू द गर्ल डाउन, है ना। टीचर ट्राइड टू आर्ग्यू, टीचर ने ही आर्ग्यू करने की, आर्ग्यू करना यानी आर्गुमेंट करना, ठीक है, अब संभाषण करना। नेक्स्ट, दे ऑक्शनड आउट देयर प्रॉपर्टी एज दे वेर हेवीली इन डेट, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का ऑक्शन किया क्योंकि उन पे डेट बहुत बढ़ रहा था, कर्जा बहुत बढ़ रहा था। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, ऑक्शनड आउट नहीं होता। जब हम ऑक्शन करके चीजों को बेचते हैं तो दिया, जैसे हम सेल ऑफ करते हैं चीज को, सेल आउट, सेल ऑफ, आई हैव सोल्ड ऑफ समथिंग, सोल्ड आउट समथिंग। सोल्ड आउट का मतलब है पूरी क्वांटिटी को बेच देना, दैट इज सोल्ड आउट, है ना। ऑल द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड आउट, है ना। सोल्ड ऑफ का मतलब दे देना, बेच देना, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे ऑक्शनड ऑफ हो जाएगा, आई हैव, दे ऑक्शनड ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज दे वर हेवीली इन, ठीक है। तो दीज आर द लास्ट 5 फ्रेज सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन फॉर यू। जो आर्टिकल हमने शुरुआत में पढ़ा, उस आर्टिकल के बाद में जो दिए थे उनके आंसर आप सभी को देने हैं, ठीक। एक चीज का आंसर और दे देना कि आपको वोकैबुलरी पहले चाहिए या एडिटोरियल पहले चाहिए, ठीक। प्लीज इसका आंसर दो ताकि अगली क्लास से हम उसी हिसाब से चल सके। थैंक यू वेरी मच।